जो जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए उनको सबसे पहले यहाँ पे भेजा गया और उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ गया काला पानी की सजा। 1941 में भाई बहुत तगड़ा भूकंप आता है अंडमान निकोबार में। इससे डर लग रहा है यार मुझे इसके सींग थोड़े खतरनाक से हैं। भाई इंडियंस को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको गाय का गोबर खिलाया जाता था। ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है जो अंग्रेजों ने भाई बनाया था अपने लिए। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक नई सीरीज़ और एक नई जगह। जैसे कि भाई आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका भाई अपने मेनलैंड इंडिया से अपने इंडिया के जो सबसे रिमोटली लोकेटेड आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उन पे पहुंच चुका हूं। सबसे पहले आप मेरी लोकेशन देखिए, ये अपना मेनलैंड इंडिया, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है इधर थाईलैंड, इधर बर्मा और नीचे इंडोनेशिया। तो हाँ जी भाई, अगली कुछ वीडियोज़ में मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। अभी हूँ मैं पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान, और जिसका रिसेंटली ही नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो अगर आप अंडमान आते हो तो कंफ्यूज मत होना, श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर को आई थिंक काफ़ी लोग जानते होंगे। सामने भाई वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है दैट इज़ अनदर आइलैंड। बीच में आपको बे मिलेगी जिसके थ्रू फेरीज जाती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और भाई सामने ना इधर एक कैनाल से बना रखे हैं टू गिव द फीलिंग ऑफ जापान लिटिल बिट। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर देखोगे तो यार मतलब कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, इधर कचरा कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बाकी इंडिया के साथ कंपेयर करोगे तो अंडमान इज़ मच क्लीनर एंड मच ब्यूटीफुल। तो बिग थम्स अप फॉर अंडमान। अभी यहाँ पे है ना बारिश का टाइम है, तो बारिश वाला सीन आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगा। आई थिंक मेरी चाय और खाना रेडी हो गया होगा। मैंने ना एक्स्ट्रा लार्ज चाय बोली है भाई। पर एक बात बोलनी पड़ेगी, जितनी मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था ना, कुछ बातों में मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इक्के दुक्की बातों में, लेकिन 90% बातों में भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मज़े आने वाले हैं कंफर्म, ऐसा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैसा नहीं। भाई इतना बड़ा कप ऑर्डर किया है मैंने चाय का। ये इधर रह गई चाय और साथ में तंदूरी सैंडविच। भाई खाना वाना खा के चाय पी के मैं इधर आ गया हूँ। इस जगह का नाम आई थिंक मरीना पार्क है। अपने पोर्ट ब्लेयर का एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप बैठ के अपने समुद्र के नज़ारे ले सकते हो। बीच नहीं है कोई ये, यहाँ पे पानी हाई टाइड के टाइम पे आई थिंक पानी और ज़्यादा ऊपर आ जाता होगा, लेकिन बड़ी मस्त सी जगह है ये। यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो, रोड भी अच्छे हैं और ये छोटी छोटी कैनाल से बना रखे हैं ताकि पानी अंदर चला जाए। और यहाँ पे कैनाल की ओपनिंग भी होगी और सामने आपको अच्छी खासी है जेटी। अरे छोटी प्लेन भी लैंड हो रही है वहाँ पे, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डोमिनियर प्लेन है, छोटी वाली प्लेन, ये भी चलती है। सामने जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, इसी आइलैंड के ऊपर 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग लहराया था। तो भाई सबसे पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी इस आइलैंड को, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे दोबारा कैप्चर कर लिया था। यार मस्त प्लेन लग रहा है ये तो। आई थिंक डोमिनियर है ये अपना मेड इन इंडिया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना यार। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो 1943 में जब भाई जापानीज़ एम्पायर, भाई ये जापानियों का जो कनेक्शन है ना अपने इंडिया के साथ, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार के साथ बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अगर आप वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जाओगे, अभी मैं जापान से आया था कुछ दिन पहले ही, 2 वीडियो पहले आपने जापान की सीरीज़ को ही ख़त्म किया है। तो भाई 1943 में विद द हेल्प ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, INA इंडियन नेशनल आर्मी, जापान यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको खदेड़ के भगा देता है 1943 में वर्ल्ड वॉर के दौरान। और उस टाइम पर जापान और जो INA थे वो यहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। इवन दो पावर जो मेन थी वो थी जापानीज़ के हाथ में, लेकिन भाई जो अपने नेताजी थे उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उनको भी एक काइंड ऑफ आई थिंक लेफ्टिनेंट गवर्नर की उपाधि दी थी उनके किसी मिलिट्री वाले बंदे को। नाम भूल गया मैं उनका, लोंगनाथन करके है शायद उनका नाम, जो यहाँ के हेड बने थे उस टाइम पर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, जो मेन पावर थी वो जापानीज़ ने अपने हाथ में रखी थी। लेकिन फिर भी उस टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो सामने आपको बोस आइलैंड दिख रहा है, वहाँ पर तिरंगा फहराया था। छोटा सा आइलैंड है वो, देखिए इतना सा ही होगा यार। आई थिंक नॉट इवन 1 किलोमीटर लंबा, आधे किलोमीटर में वो पूरा आइलैंड खत्म हो जाएगा। वहाँ पे आप यहाँ से फेरी लेके जा सकते हो, बिल्कुल पास में ही है। और उधर पड़ जाता है भाई सेलुलर जेल। भाई अगर आप इससे पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो अंग्रेज़ों को ये आइलैंड उन्होंने काफ़ी पहले डिस्कवर कर लिया था इस आइलैंड को,
लेकिन उन्होंने मिलिट्री सेटअप यहाँ पे आई थिंक 19th सेंचुरी के एंड में किया था, जब उन्होंने सेलुलर जेल को बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले अंग्रेज़ क्या बोलते हैं कि भाई इस आइलैंड के ऊपर कोई नहीं रहता था, ये यूरोपियंस पावर ने इसको खोजा है, डिस्कवर किया है, और तभी हमारी इसके ऊपर पावर आई है। लेकिन भाई वो चोलास को भूल जाते हैं। और ये वाली बात आप देखना, वेस्टर्न जो एक नरेटिव है आपको हर जगह चलेगा, मतलब कि वो इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने वाला कि इंडियन तो हमेशा से अनसिविलाइज थे। भाई अगर इतने अनसिविलाइज थे तुम क्या झकमराने आए थे 15th सेंचुरी में यहाँ पे? 15th सेंचुरी से पहले भी ट्रेड चलता था, तो छोड़ो ये वाली बात। फिर कि भाई अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना, वो पोरस को हराने के बाद है ना थक गई थी, और इसी कारण से अलेक्जेंडर वापस चला गया। वो पूरी थ्योरी कभी नहीं बताते कि भाई, हमेशा ये बोलते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया बैटल ऑफ हाइडस्पस में, और उसके बाद वो वापस चला गया क्योंकि आर्मी थक गई थी और कुछ ना कुछ चीजें हो गई थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई उस साइड चंद्रगुप्त मौर्य राइज कर रहा है। वो बात इस फैक्ट को कभी ढंग से नहीं बताएंगे। तो ये वाली चीज है, हमेशा एक वेस्टर्न नैरेटिव कंट्रोल में रहता है। वो ये बोलेंगे कि अंडमान को हमने डिस्कवर किया, हमने कंट्रोल में किया, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि भाई चोलास बे ऑफ बंगाल वाले ओशियंस को हमेशा से कंट्रोल करता आ रहा था, बहुत पुराने टाइम से। चोलास की इन्फ्लुएंस आपको कंबोडिया में मिलेगी, चोलास की इन्फ्लुएंस आपको बर्मा में मिलेगी। चोलास पता होगा ना, अगर नहीं पता है तो अपने तमिलनाडु से एक एम्पायर हुआ करती थी, और राजा चोला थे जिन्होंने भाई बड़ी नेवल सिग्निफिकेंस छोड़ी थी। उनकी इन्फ्लुएंस आपको मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, इवन चाइना तक मिलेगी आपको। अंग्रेज हमेशा इस चीज़ को ना अंडरमाइन करते हैं, जो अपनी इंडिया की इन्फ्लुएंस बाहर थी। वहाँ पे अपन वैसे मारे जाते हैं, और आजकल भाई मतलब पास्ट को, वो है ना इंडिया के पास्ट को एकदम गंदा से दिखाना चाहते हैं। लेकिन आजकल अपने कुछ इंडियंस हैं भाई, वो हमेशा ही पास्ट में जीना चाहते हैं। हम यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे। कुछ बोलते हैं कि हम इतनी बड़ी एम्पायर थे, हम ये थे वो थे इतिहास में। भाई इतिहास में थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं वो सबसे मेन है। इतिहास से सीख के, हिस्ट्री से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे है ना हमारा थोड़ा बैलेंस, ना अंग्रेज हमारे साथ जस्टिस कर रहे हैं और ना हम अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। हम पास्ट में जी रहे हैं और अंग्रेज हमारे पास्ट को ही झुठला रहे हैं। ये वाला एक डबल एज सोर्ड बन गया है अपने लिए एक। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, लेकिन हमारे प्रेजेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए साथ के साथ। और मुझे लगता है कि हम दोनों में कई बार मात खा जाते हैं। नैरेटिव में तो कंफर्म खाते हैं भाई। इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है ना वो बिल्कुल वीक है, और अगर आपको वर्ल्ड पावर बनना है तो प्रोपेगेंडा आपको अच्छे से फैलाना आना चाहिए, और फैक्ट्स के साथ। चलो उन बातों को छोड़ो भाई। 1943 में जापानीज आ जाते हैं। उससे पहले भाई अंग्रेज़ों ने यहाँ पे काला पानी, ये जो जेल है वो बना ही दिया था। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, उसके बाद 1945 में वापस से अंग्रेज जापानियों से इस आइलैंड का कंट्रोल ले लेते हैं, और ये वापस से ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी हो जाती है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है, तो वापस से एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडमान एंड निकोबार हमारे आइलैंड बन जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये आइलैंड भाई इंडिया से तो बहुत दूर है, ये आइलैंड इसका पार्ट क्यों नहीं बने बर्मा का, क्योंकि बर्मा में तो ब्रिटिश के अंडर आता था। नहीं भाई, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था वो इंडिया का था, तो इस कारण से ये जो आइलैंड है अपने इंडिया का पार्ट बने। ऐसे ही अंग्रेज़ कोई हमें दान में नहीं देके गए हैं कि भाई चलो ये ले लो। अगर इतना ही कुछ होता तो जैसे अंग्रेज़ों ने नीचे जो मॉरिशस साइड एक डिएगो ग्रेसिया करके आइलैंड है, वो तो नहीं छोड़ा इन्होंने। इंडियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे ठीक ठाक थी और इंडियंस यहाँ पे रहते थे, तब जाके ये इंडिया का एक पार्ट बना। दान में नहीं दिया उन्होंने हमें, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। ये देखिए यहाँ पे जो नेताजी का स्टैचू लगा हुआ है, और आई थिंक यहाँ पे सिग्निफाई कर रखा है कि कब यहाँ पे नेताजी ने अपना इंडियन नेशनल फ्लैग होल्ड किया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू। पीछे जो आइलैंड दिख रहे हो ना, जो बोस आइलैंड मैं भी आपको बता रहा था, वो देखिए इसकी एकदम सिधाई में है ना। उस आइलैंड का नाम पहले रोस आइलैंड होता था, लेकिन उस आइलैंड का नाम चेंज करके अब इसे बोस आइलैंड कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इस पार्क के अंदर उधर एक वेपन रखी हुई है, आई थिंक एंटी एयरक्राफ्ट वो वाली, मैं जाके दिखाई देता हूँ। ये देखिए भाई उस टाइम की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। आई थिंक ये रोटेट हो जाती होगी, स्ट्रक्चर से तो लग ही रहा है। ये सामने जो आपको टैंक दिख रहा है, ये वाला टैंक है विजंता मेन बैटल टैंक। ये 1971 वॉर में, इंडो पाक वॉर हुआ था, जो बांग्लादेश जेनोसाइड हुई थी, उस टाइम यूज़ किया था अपनी इंडियन आर्मी ने। लेकिन अब बेचारा यार ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही मान लीजिए, क्योंकि जो मेटल है उसके ऊपर जंग लग गया है। मेंटेनेंस हो भी रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंटेनेंस थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीडेशन नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है इसके ऊपर। यार जिसने भी ये डिज़ाइन की है ना, ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन
साफ सफाई नहीं है इनके ऊपर। ये वाला जो एरिया है पोर्ट ब्लेयर का बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे जगह बहुत अच्छी बना रखी है। इनिशिएटिव इज़ गुड बट मेंटेनेंस पार्क के अंदर की ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये छोटी छोटी कैनाल्स बना रखी है ना, ये और अच्छी साफ़ हो सकती हैं। ये देखिए 1857 में जो अपनी म्यूटिनी हुई थी, जो अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम चला था, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे आप लोगों को याद होगा। तो इधर देखिए उसके यादगारी में जब उसके 100 साल हुए थे तो यहाँ पे इसको मोन्यूमेंट बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर इस मोन्यूमेंट बनाने का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो कनेक्शन ये है भाई, 1857 में जब ये क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार अगर मान लो इन फ्यूचर अगर इस टाइप की कोई क्रांति हमारे अगेंस्ट होती है तो उस टाइम में हम क्या करेंगे। तो अंग्रेज़ों को याद आया कि यार हमने एक आइलैंड को देखा था, उस आइलैंड को हमने पूरे तरीके से हमने कब्जे में ही नहीं लिया था, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर उस टाइम के हिसाब से उतनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी नहीं। तो अंग्रेज़ों ने क्या बोला, नहीं भाई अब उस आइलैंड को नहीं छोड़ेंगे। 1858 में अंग्रेज़ों ने इस आइलैंड को ऑफिशियली अपने कागज़ों में जो ब्रिटिश इंडिया था उसके नीचे ले लिया और फिर वो अनाउंस करते हैं कि भाई अंडमान एंड निकोबार विल बी आवर टेरिटरी, और अब से इंडिया के अंदर जो भी हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा उसको हम यहाँ पे भेज देंगे। तो 1857 में जिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी या फिर जो जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए उनको सबसे पहले यहाँ पे भेजा गया और उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ गया काला पानी की सज़ा। उस टाइम तक जो ये सेलुलर जेल है जिसमें अभी मैं जाने वाला हूँ उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम बाद होता है। लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज़ यहाँ पे लोगों को जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ कोशिश कर रहे थे उनको यहाँ पे भेज देते थे ताकि भाई कोई हिम्मत ही ना कर पाए। पहले मुझे लगा था कि रोज़ आइलैंड की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर चुका हूँ, टाइम इतना हो गया है, लेकिन लकीली अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो अभी वहाँ पे जाने वाले हैं। सेलुलर जेल को अब मैं बाद में देखने वाला हूँ क्योंकि यार ये जो रोज़ आइलैंड है ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह के 2 बजे लास्ट टाइमिंग है। तो सही टाइम पे आ गया यार मैं एकदम। हाँ 2 बजे लास्ट टाइमिंग में विजिट का। हाँ उसका बाद और यहाँ में अलाउ नहीं करते, 2 बजे बाद अलाउ नहीं करेंगे। 2 बजे बाद अलाउ भी नहीं करते। बोर्ड भी काउंटर 2 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, प्राइस फिक्स है एकदम 470। 470 है, पहले 370 था। हाँ 1-1.5 साल पहले। अच्छा, अभी ये साल से जो है 470 कर दिया है। अच्छा, पहले 370 था। आपका नॉर्थ पे एंड रॉस आइलैंड मिला के 770 था, अभी ये साल में 870 कर दिया है। अच्छा, नॉर्थ पे वगैरह खाली ओनली एक्टिविटी के लिए वो आइलैंड फेमस है, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है ना वहाँ पे नॉर्थ में। कुछ नहीं है। वो तो एक आपका घर किधर है? मेरा इधर ही है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर से। अच्छा, वो कैफ़े उधर था भाई, हाथ की सिधाई में देख लीजिए वहाँ पे। वहाँ से पूरा चल के इधर आया मैं, बीच में उधर वो नेताजी की फ़ोटो और वो जो 1857 वॉर की जो मेमोरी है वहाँ बना रखा है। और ये यहाँ पे जेटी पॉइंट है जहाँ से आप स्पीड बोट भी लेके जा सकते हो और आपकी जो नॉर्मल बोट हैं इनके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। वो भाई साहब, पीछे से जाऊँ भाई, यहाँ से चढ़ के जैकेट पहनना है सर, जैकेट इज मस्ट है, मैंडेटरी। यस ओके भाई ये पूरी सीट बेल्ट लगा दी है मैंने और ये एकदम भाई ऐसा लग रहा है कि दम घुटने वाला है मेरा। तो ये देखिए हम निकल चुके हैं यहाँ पे मेन जो अपना विजयपुरम का आइलैंड है यहाँ से, और यहाँ से हम बोट पकड़ के जा रहे हैं सामने जो रोज़ आइलैंड है, बिल्कुल पास में ही है भाई, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। 10 मिनट भी आई थिंक ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। ये भाई पहुंच गए हैं रोज़ आइलैंड। ये आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ थोड़ा सा। जो सामने उधर आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, दिस वन, ये है सेलुलर जेल, और वहीं पे जो काला पानी वाले कैदी थे उनको रखा जाता था उधर। हार्डली यार यहाँ से 700 से 800 मीटर होगा पूरा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन बीच में पड़ता है भाई पूरा समंदर। और इधर है ये
रोस आइलैंड। ये आइलैंड का नाम अंग्रेज़ों ने दिया था रोस कर, लेकिन 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए तो उन्होंने इस आइलैंड का नाम चेंज करके इस आइलैंड का नाम रख दिया NSCB द्वीप। द्वीप बोले तो आइलैंड, NSCB बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसको आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी बोल सकते हो, बोस आइलैंड भी बोल सकते हो, और पुराना नाम रोस आइलैंड। इस आइलैंड पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये आइलैंड भाई नॉन हैबिटेंट है, यहाँ पे कोई भी लोग रहते नहीं है। तो भाई अब थोड़ा सा माइनर सी हिस्ट्री में जाते, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना, फिर मैं अंदर सीधा आपको आइलैंड घुमाने लेके चला जाऊँगा। तो 1858 में जब अंग्रेज़ों ने इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था ऑफिशियली, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब जो भी लोग इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, हम उनको अंडमान में लेके आ जाएंगे और उनको काला पानी की सज़ा देंगे। जेल उस टाइम तक बना नहीं था, जेल बना था 1901 के अराउंड। तो उससे पहले वो लोग पोर्ट ब्लेयर वाली जगह है, यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे जेल होते थे, जहाँ पर वो मेनलैंड इंडिया से लाए हुए कैदियों को रखते थे, जो भाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे। और ये जो रोस आइलैंड है, उनकी भाई कैपिटल हुआ करती थी। ये 1858 से लेकर 1941 तक ये ब्रिटिश कैपिटल थी। उन्होंने अपने यहाँ पे भाई स्विमिंग पूल बना रखे थे, पूरे मस्त मस्त, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ऑफिसेज वो सब कुछ यहीं से कंट्रोल करते थे। और यहाँ से मेन आइलैंड पे जाने के लिए बोट का यूज़ करते थे। लेकिन 1941 में भाई बहुत तगड़ा भूकंप आता है अंडमान निकोबार में, और उस टाइम पर काफ़ी जो ब्रिटिश की बिल्डिंग थी उनके ऊपर नुकसान होता है, और उसके बाद उन्होंने कैपिटल यहाँ से शिफ्ट करके मेन आइलैंड के ऊपर ही लेके चले गए, जो आपको सामने दिख रहा है। जैसा कि मैं आपको पुराने टाइम से बता रहा हूँ भाई, 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जापानीज आर्मी ने मिलकर यहाँ पे अटैक किया, तो ब्रिटिश ने यहाँ पे अंडमान निकोबार को बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया था। कोई ज़्यादा फाइट भी नहीं हुई थी, क्योंकि जापानीज और नेताजी ने इतने अच्छे तरीके से प्लान करके यहाँ पे अटैक किया था। उन्होंने हाथ हथियार डाल दिए और ये पार्ट बन गया था अपने INA का और जापानीज एम्पायर का। इस हिसाब से यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि फ्रीडम मिली और नहीं भी। तो ये देख लीजिए, जब जापानीज यहाँ पे आए तो उन्होंने एक ये बंकर बनाए थे, ताकि अगर वापस से ब्रिटिशर्स का अटैक हो तो इसको कंट्रोल कर सके। और ये सामने जो आपको ये हिरन दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार ये हिरन इतना ओपन में खुले में कैसे घूम रहे हैं। तो ये जो हिरन थे, ये स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स लेके आए थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कैपिटल बना रखे थे। तो उनको एक वो नेचुरल सा लुक चाहिए होता था ना, कि भाई नहीं भाई एकदम हम नेचर के बीच में रह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जानवर लेके आ गए थे, हिरन थे, रैबिट थे, मोर थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो फिर ये जानवर यहीं पे रह गए, और अब अपनी इंडियन गवर्नमेंट इनको एज ए प्रोटेक्शन, और इनको भाई पूरे आइलैंड में कहीं पे भी घूमो, ये इनका आइलैंड है। मैं अभी आपको ये जापानीज बंकर है, ये अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ से जो जापानीज लोग थे वो पूरी की पूरी निगाहें रखते थे, जापानीज जो आर्मी थी। मैंने हिरन को कभी भी इतने पास से नहीं देखा होगा। हिरनों को भी पता चल गया भाई इंसान आएंगे तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरा देखिए, इनको कोई भी शिकार करने वाला यहाँ पे आपको जानवर नहीं मिलेगा। तो हिरनों की जो पॉपुलेशन है भाई, अच्छी खासी ग्रो रखी है यहाँ पर। हर जगह ये हिरन ही हिरन दिख रहे हैं, और इनकी जो एक टिपिकल गोबर की स्मेल होती है ना, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। भाई इस आइलैंड को ना मैं एकदम उल्टे तरीके से एक्सप्लोर करना चालू कर रहा हूँ। जो सबसे एंड में जगह देखनी चाहिए वो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, और फिर उल्टा चलेंगे और आपको फिर एक्सप्लेन करते हुए। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड का लाइट हाउस। और लाइट हाउस के बिल्कुल सामने एक तो ये रास्ता बना रखा है, और वहाँ पे एक स्टैचू बना रखा है। अब वो देखते हैं स्टैचू किसका है। आई थिंक मुझे किसी सोल्जर का लग रहा है, कि उनके ऊपर जो अपने आर्मी के अंदर हैट होती है ना, एक ऑफिसर की, वो वाली दिख रही है। ये देखिए भाई, कितना ज़्यादा समुद्र से इम्पैक्ट होता है। आसपास ये जो दीवार थी वो लैंडस्लाइड हो गई और गिर गए, और कुछ कोकोनट ट्रीज देखिए किस तरीके से प्यारा से एक व्यू में कन्वर्ट हो गए। भाई यहाँ से आइलैंड का व्यू और ज़्यादा प्यारा आ रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि अंग्रेज़ों ने इस जगह को अपनी कैपिटल क्यों बनाया। भाई इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने एक क्लब हाउस बना रखा है, स्विमिंग पूल बना रखे हैं, ट्रूप्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। इवन जो सबसे पहला जेल बना था अपने जो इंडियंस को कैद करने के लिए, आइसोलेशन में रखने के लिए, वो जेल भी इसी आइलैंड के ऊपर है। और अभी जाते टाइम वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों में दिखाने वाला हूँ।
ये देखिए भाई, ये यहाँ का लाइट हाउस। ये सामने जो आपको लाइट हाउस दिख रहा है ना, ये भी ब्रिटिश टाइम में बना था, लेट 1800s में। और ऐसा माना जाता है इसी लाइट हाउस ने जो जैपनीज़ एक्टिविटी थी आसपास वो डिटेक्ट की थी कि भाई जैपनीज़ यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास कुछ ऐसा था नहीं कि वो जैपनीज़ अटैक को रोक पाते, क्योंकि आसपास बर्मा के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया था एंड इंडोनेशिया के ऊपर कंट्रोल हो गया था, और साथ ही साथ जो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो भी उनको हेल्प कर रहे थे। तो इस कारण से ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हराना बहुत आसान हो गया था जैपनीज़ और अपने इंडियन आर्मी के लिए उस टाइम पर। वेव्स अभी भाई बहुत मस्त हो रखी हैं, और इवन जितनी भी फेरीज़ हैं वो सारी की सारी यहीं से जाती हैं, फिर चाहे वो लॉन्ग आइलैंड की हो, हैवलॉक आइलैंड की हो या नील आइलैंड की हो। इस साइड से आइलैंड की आप विड्थ देखिए भाई, ये देखिए अपने पोर्ट ब्लेयर से ना हेली सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपको हैवलॉक और नील आइलैंड जाना है, वो इसी डायरेक्शन में पड़ते हैं, यहाँ से दिखेंगे नहीं अभी क्योंकि यहाँ से थोड़े दूर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट हेली सर्विस आती है। और ये वाली हेली सर्विस थोड़ी अच्छी है, और यहाँ पे क्रैश के बहुत कम इंसिडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं वो अपने गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, प्राइवेट नहीं है अभी तक। तो जो सीन अपने इधर केदारनाथ में देखने को मिला, आई थिंक वो यहाँ पे इतने देखने को नहीं मिलेंगे। भाई मैं तो इस आइलैंड की ब्यूटी से ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, और अब मुझे धीरे धीरे समझ में भी आने लग गया कि वाई ब्रिटिशर्स चूज दिस आइलैंड टू बी देयर कैपिटल ऑफ अंडमान फ्रॉम 1858 टू 1941 अंटिल द अंडमान अर्थक्वेक। भूकंप आने के बाद उनको इस आइलैंड के ऊपर अच्छा खासा नुकसान हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब टेरिटरी भी बढ़ रही है तो क्यों इस आइलैंड को छोड़ के दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। ये देखिए भाई, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है ब्रिटिश टाइम की। और अब देखिए जो अपने यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, खास करके पीपल और जो अलग अलग पेड़ हैं, उन्होंने इन बिल्डिंग्स को इस तरीके से अंदर अपने समा लिया है कि आप इन पेड़ों को हटाओगे ना तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। और ये बिल्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जब ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को कैपिटल बनाया था 1858 से। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, थोड़ी और पुरानी भी हो सकती है। और भाई सच में यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है, अंकुर वाट देखा है आपने, कंबोडिया में है। अंकुर वाट के कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने इसी तरीके से जकड़ लिया है। अब मुझे नहीं पता कि अपनी गवर्नमेंट को इसको प्रिजर्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप लोग बताना कि सही है या गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रिजर्व करके कैफ़े वैफेज बनाए जा सकते हैं। थोड़ा इसको अगर कॉमर्शियली वो करवाना है तो अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे। इंजीनियरिंग जो इंजीनियर एक्सपर्ट उनको बुला के बोले कि यार इन पेड़ों को भी रहने दो, लेकिन इस तरीके से डिज़ाइन करो, इस तरीके से इसको प्रिजर्व करो कि यहाँ पे कैफ़े बन जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि भाई तुमने क्या क्या किया था, और यहाँ पे जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज़ थी उनको दिखा दो। अब तो देखिए यार पेड़ पौधे इतने अच्छे तरीके से इंक्लाइन हो गए इनके साथ में, यूँ लग रहा है कि स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन था। देखो ना किस तरीके से घेर लिया है। अब तो मुझे लग रहा है इसको प्रिजर्व करने में, इसको बनाने से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी नहीं है भाई। पहले की अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होता तो हो जाता, अब तो मुश्किल है यार, प्रिजर्व करना भी बहुत कॉस्टली अफेयर बन जाएगा। जहाँ जहाँ आप देखोगे ना वहाँ वहाँ आपको इस टाइप के खंडर मिलेंगे। आई थिंक यहाँ पे चर्च है क्या, क्योंकि ऊपर दिख रही है नहीं पानी की टंकी है, मुझे लगा कुछ और। यहाँ पे भाई ऊपर कमिश्नर बंगलो एग्जिस्ट करता था, लेकिन कमिश्नर बंगलो अब एकदम ख़त्म हो चुका है, उसका खंडर ही बचा हुआ है। उस टाइम तो देखिए इतना बड़ा और इस टाइम में बना रखा था, और 7 से 8 बेडरूम थे, बड़ा डाइनिंग हॉल था, सब कुछ था अंदर से, ऐसा माहौल था पूरा। 1872 से 1875 के बीच में यहाँ पे 24 कमिश्नर आए थे, एंड 1942 में ये देखिए वाज द लास्ट कमिश्नर हु हैज हेल्ड द प्रिजनर ऑफ वॉर इन 1442 व्हेन द आइलैंड वाज इन्वेडेड बाय जापानीज फोर्सेस। इसके ऊपर एक बार तो जब अर्थक्वेक आया था तब नुकसान हुआ, और जब जापानीज़ फोर्सेस ने और अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे
यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे बॉम्बिंग्स हुई थी, तो कुछ नुकसान हुआ था बॉम्बिंग्स के थ्रू और कुछ नुकसान हुआ था 1941 में जो अर्थक्वेक आया था। और उसके बाद से ये जो कमिश्नर हाउस था यहाँ पे ये खंडर बन गया था। और जो लास्ट यहाँ पे कमिश्नर थे उनको फिर जापानीज़ फोर्सेस ने जब अटैक किया तो उनको बंदी बना लिया गया। भाई ये बात मुझे सच में पता ही नहीं थी कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो भी जापानीज़ के कंट्रोल में आ गया था। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मली ये बात मुझे समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि आप आसपास देखोगे इंडोनेशिया के ऊपर, बर्मा के ऊपर, इन सब के ऊपर तो जापानीज़ कंट्रोल आ गया था। अंडमान निकोबार कैसे बच सकते हैं? क्योंकि अंडमान निकोबार आर मोर क्लोजर टू थाईलैंड और इंडोनेशिया देन टू मेनलैंड इंडिया। भाई मैं सोच रहा हूँ उस टाइम पर जिस हिसाब से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे खर्चे कर रखे थे और जिस हिसाब से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा था, सुंदर तो बहुत लगता होगा। ये उस टाइम का चर्च है। चर्च भी ऑलमोस्ट भाई एकदम रुइन में बन चुका है। ये देखिए, द प्रेस्बिटेरियन चर्च वाज द प्रोटेस्टेंट बिल्ट ऑन स्टोन। भाई साहब, अब तो चर्च पूरा खंडर बन गया है। और भाई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 100 साल भी नहीं हुए हैं। और 100 साल में देखिए नेचर ने किस तरीके से इसको पूरा हथिया लिया है। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद है ना, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को एकदम अबेंडन कर दिया था। तो जब कोई चीज़ अबेंडन हो जाती है, मेंटेनेंस हो गई नहीं, तो नेचर फिर उसके अंदर किक इन कर जाती है अपना रोल प्ले करने के लिए। इन खंडरों के अंदर जाने में डर भी लग रहा है भाई, ऊपर से कब कुछ टूट के गिर जाए। पता नहीं लगता। जो उधर आप सामने देख रहे हो ना, वो यहाँ की जेल है। जो भी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, जहाँ पर जिसे काला पानी बोलते थे, काला पानी की सज़ा, उस जेल से पहले जब ये पहली कैपिटल हुआ करती थी तो एक छोटा सा जेल यहाँ पे बना रखा था कैदियों को रखने के लिए। लेकिन भाई धीरे धीरे अपना फ्रीडम स्ट्रगल बड़ा होने लग गया। ये हिरण देखो भाई, डियर और पिकॉक दोनों यहाँ के नेटिव नहीं है ये अंग्रेज़ों ने बस अपने उसके लिए भाई, ताकि एक डेकोरम बना रहे और चीज़ मस्त लगे, तो उन्होंने यहाँ पे लेके आ गए। और ये एक टाइम पे क्लब हाउस होता था। इस बिल्डिंग को बचा लेना चाहिए था, क्योंकि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अच्छा है और कैफ़े टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन कोई नहीं, एक टाइम में ये बिल्डिंग ऐसी दिखती थी। ये भी टीक जो वो होती है ना, टीक वुड, उसका यहाँ पे डांस फ्लोर था। अंग्रेज़ यहाँ पे नाचते वाचते थे, सब कुछ था भाई। लेकिन अब ये क्लब हाउस भी पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। आई थिंक कुछ टाइम बाद आओगे तो इसकी ये जो इधर वाली छत तो उड़ी गई है और बाकी छत भी नहीं मिलेंगी। ये देखो हिरण, हिरण भाई यहाँ पे हर जगह कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पे होता था भाई उनका डांस फ्लोर, ऊपर टीक वुड लगा रखी थी, लेकिन वो टीक वुड भी उड़ गई। टीक वुड बर्मा में और अपने नॉर्थ ईस्ट में होती है। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लकड़ी मानी जाती है। पता नहीं यार, मेरा दिमाग तो हर जगह कैफ़े और इनमें घूमता रहता है कि यहाँ पे कैफ़े बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे ये किया जा सकता है। पर भाई अब इनको प्रिजर्व करना भी है ना, आसान खेल नहीं है। प्रिजर्व करने से ज़्यादा इनको, मतलब कि इससे अच्छा नया बना देंगे ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। प्रिजर्व करने में खर्चा बहुत आने वाला है। और अब उनमें से कितनी यहाँ की जो जगह हैं वो प्रिजर्व करने के लायक है नहीं। इन पेड़ों को हटाएंगे तो कितनी चीज़ें बचेंगी, नहीं बचेंगी, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए भाई, एक साइड अपने सेलुलर जेल में काला पानी में, और यहाँ पे जो जेल होता था वहाँ पे इंडियंस को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनको गाय का गोबर खिलाया जाता था। वहाँ पे ऐसी ऐसी यात्राएं होती थी, गरम तेल उनके ऊपर डाला जाता था। टॉर्चर के जो एक्सट्रीम केसेस थे ना, वो आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेंगे। और वहीं यहाँ पे अंग्रेज़ों का क्लब हाउस था, जहाँ पे भाई वो अय्याशियाँ काटते थे। नाचने के लिए उन्होंने टीक वुड का फ्लोर बना रखा था ताकि जल्दी से टूटे ना। और आज कल वो ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देते हुए फिरते हैं। भाई ये जितनी भी कॉलोनियल पावर हैं जो आगे गई हैं भाई, अभी जो पूरा यूरोप आगे बैठा बना है, खुद को दुनिया का राजा मानता है, ये सारी की सारी वेल्थ उन्होंने कॉलोनियल टाइम के ऊपर वो की थी, वेल्थ को स्टोर किया था, और उसी के मज़े वो अब तक ले रहे हैं। और फिर हमें वो ज्ञान देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पेट्रोल का यूज़ मत करो, इन्वायरमेंट को वो कर रहे हो। भाई अपने को इन चीज़ों के ऊपर इतना ज्ञान पिला जाता है, तो नहीं भाई, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए उस मामलों में। तो दोनों चीज़ें हैं भाई। एक चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ
एक तो जो ब्रिटिशर्स अपने रिगार्डिंग नैरेटिव फैलाते हैं या फिर वेस्टर्नर जो अपने रिगार्डिंग नैरेटिव फैलाते हैं, उस नैरेटिव को भी नहीं फैलाने देना चाहिए। और फिर भाई एक आती है झूठी देशभक्ति, उससे भी हमें बचना चाहिए। और अब हम दोनों का शिकार हो रहे हैं। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है वो बोलती है कि भाई ये अभी सब कुछ गलत हो रहा है, हिस्ट्री वो सब। फिर जो एक्सट्रीम राइट विंग वाले हैं वो अपने एकदम पास्ट में ही जीते रहते हैं, और दोनों आपस में इतना लड़ रहे हैं जिसके कारण से अपना जो प्रेजेंट है ना भाई, उसको ख़राब कर रहे हैं। वो लोग भी एकदम गलत हैं जो एकदम पास्ट में जी रहे हैं कि भाई नहीं, क्या नाम है, हमारी इतनी ग्लोरी थी, हम ये इतने बड़े शहंशाह थे पुराने टाइम में, ये थे वो थे। ठीक है, हमारा पास्ट ग्लोरियस था, लेकिन पास्ट में रह के उखाड़ क्या लेंगे हम, प्रेजेंट में क्या कर लेंगे या फ्यूचर में क्या कर लेंगे। और पास्ट को गंदा बता के भी भाई आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सिविलाइजेशन की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं होगी उसके पास भी फिर जीने का कुछ नहीं होता है। तो लर्न फ्रॉम पास्ट बट डोंट लिव इन पास्ट, क्योंकि पास्ट में रह के भाई किसी का भाई वो नहीं होना है। आप अपने दादा के ऊपर प्राउड ले सकते हो, लेकिन आपके दादा के ऊपर प्राउड लेने से आपका आज ठीक नहीं हो जाएगा, आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। तो प्राउड लो, लेकिन एक्शन करना बंद मत करो। मैं तो ये कहूँगा भाई बारिश आ गई है। ये वाली जो बिल्डिंग है ये है उस टाइम के जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स होते थे उनकी जगह। और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है जो अंग्रेज़ों ने भाई बनाया था अपने लिए, और यहाँ पे वो अच्छे से स्विमिंग करते थे। लेकिन अब उस स्विमिंग पूल का सिर्फ ये जगह एग्जिस्ट करती है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा आपको। पानी है इसके अंदर थोड़ा बहुत, और जो नारियल टूट के गिर जाते हैं वो मिलेंगे। लेकिन एक टाइम में ये फुल फ्लेज स्विमिंग पूल होता था। ये देखिए ना यार, उधर सेलुलर जेल, वहाँ पे अंग्रेज़ इंडियंस के ऊपर इतनी यातनाएं करते थे। उधर सामने ये बीच में समंदर और उधर सीधा वो, और यहाँ पे भाई वो अय्याशियाँ मार रहे थे पूरे समंदर में, नाइस स्विमिंग पूल में बैठ के। जैपनीज़ क्रूल थे बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा कि जैपनीज़ क्रूल नहीं थे, जर्मन क्रूल नहीं थे, लेकिन कोई ब्रिटिशर्स भी दूध के धुले नहीं थे भाई। लेकिन भाई वर्ल्ड वॉर के बाद ये जीत गए, इनका नैरेटिव दुनिया के सामने आ गया, और एशिया भी धीरे धीरे उभर रहा है कि यूरोपियंस ने किया क्या क्या था। अच्छा नहीं भाई, मेन स्विमिंग पूल ये वाला है, देख रहे हो कितना बड़ा है। पूरा यार इन्होंने रिजोर्ट बना रखा था इस आइलैंड को। इधर स्विमिंग पूल, ये या तो स्विमिंग पूल है या तालाब सा बना रखा होगा, लेकिन इसके अंदर भी नहाते ही होंगे यार। और आसपास पेड़ पौधे देखिए किस तरीके से। अगर आज भी यहाँ पे रिजोर्ट बना देना, तहलका मच जाएगा इस आइलैंड के ऊपर। और ये देखिए भाई यहाँ के हिरण, इतने हिरण भाई क्या बताऊं मैं। ये देखिए भाई, शुक्र है इसके सींग नहीं है, वरना क्या बताइए मुझे पधार दे। आंखें तो बड़ी हैं यार, हाय इससे डर लग रहा है यार मुझे। इसके सींग थोड़े खतरनाक से हैं। आई थिंक मेल के सींग होते हैं और फीमेल के नहीं होते, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या कह रहा है। और अच्छी बात देखो भाई, इनका कोई प्रेडिटर नहीं है, तो इस कारण से इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी जा रही है। वरना जो बिग कैट्स होती हैं, शेर, चीते, तेंदुए और अपना बाघ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो खुले तरीके से जो नेचर वाला बैलेंस होता है यहाँ पे नहीं है, तो पॉपुलेशन मस्त तरीके से बढ़ रही है इनकी। पर ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। ये उस टाइम की बेकरी हुआ करती थी, अंग्रेज़ों ने पूरी बेकरी अच्छे तरीके से बना रखी थी यहाँ पे। तो भाई आइलैंड से निकलने का टाइम हो गया है। अब निकल रहे हैं यार, मेरा निकलने का टाइम हो गया। 1.5 घंटा था हमारे पास। ये अटैक तो नहीं कर देगा ना। हाँ अरे हट जा। समंदर रफ हो गया यार। मौसम अच्छा
यहाँ पे डेली सकते हैं ना? कभी बंद भी रहता है क्या ये? हाँ, हवा तूफान ज़्यादा होगा तो बंद रहेगा। अच्छा, हवा है तूफान। और यहाँ पे रहते कौन कौन है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे खाली वो स्टाफ जो रहता है ना, डिपार्टमेंट जो रहता है। अच्छा, अपनी नेवी और वही हो। फॉरेस्ट वाला, हाँ, वही नेवी वाला, अच्छा, फॉरेस्ट वाला, पुलिस वाला, मैं रहता हूँ वैसे, सिविलियन कोई नहीं रहता? सिविलियन को नहीं रहता। अच्छा, तो भाई इस आइलैंड के ऊपर आप घूमने आ सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। पूरा रिजोर्ट ही बना रखा था यार अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था 2000 के? यहाँ में उतना नहीं हुआ, ये एक वजह से बच गया। अच्छा, इस कारण से बच गया था। हाँ, नुकसान यहाँ भी नुकसान हुआ था। लोग तो नहीं मरे होंगे ना इधर पे? मरे। निकोबार में ज़्यादा नुकसान? निकोबार में मरा, हाँ। कितना? 3-4 हज़ार? उतना आइडिया छोटा था सर, 2004 का बात है ना। अच्छा, 21 साल पहले की बात है। नहीं नहीं, सुना उस सेंस में पूछ रहा हूँ मैं। और थोड़ा बहुत तो मारा तो होगा वहाँ। अच्छा, निकोबार है? मरे थे? कितने लोग मरे होंगे? 400-500। अंडमान में इतने लोग नहीं मरे? उधर में जंगली घाट जेटी में, पुराना जेटी था ना। हाँ हाँ, पूरा जेटी चला गया है। तो अभी मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि 2004 में जो इंडियन ओशन की सुनामी आई थी, अर्थक्वेक एंड सुनामी का इफेक्ट यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ था। तो भाई साहब बता रहे हैं कि काफ़ी लोग मर गए थे, लेकिन उसका मेन नुकसान है ना निकोबार में ज़्यादा हुआ था, अंडमान में बहुत कम था। अंडमान में स्ट्रक्चरल डैमेज था, लेकिन जो जान वान का नुकसान था ना वो यहाँ पे नहीं हुआ। भाई ज़्यादा टाइम है ना, अभी सी कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया है, मतलब कि बोट ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही कर रही है बाउंस। अभी रफ है ना? नॉर्मल है ये? इससे भी रफ में चले हुए आप तो? रफ तो भी चलाया अभी, उसको और रफ में अभी और से जाना नहीं देगा। किससे? परमिशन नहीं देगा। अभी जो है ये जो मौसम है, हाँ, जाने नहीं देगा। ज़्यादा रफ होएगा तो नहीं देगा। नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा, डिपार्टमेंट से रोक देगा। अच्छा, काम वगैरह चलता है, लाइटिंग का काम वगैरह चलता है। नहीं है भाई, कंफर्म है। ये भाई पहुंच गए हम वापस से जेटी के ऊपर। दूर दूर से है ना, ये जो कई लोग हैं ना ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को ना बहुत रोमांटिसाइज करते हैं कि ब्रिटिश इतने वो नहीं थे, ब्रिटिश ने इतने अत्याचार नहीं किए। लेकिन जब आप थोड़े अंदर घुसते हो ना तब उनके अत्याचार की एक लेयर निकलती है। तो भाई वो था पुराना रोस आइलैंड, जिसे अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोलते हैं। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी हिस्ट्री के कुछ जो चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स जो आपने सुने ही नहीं होंगे, जिनके बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते या बातें होती नहीं है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को वो चैप्टर्स दिखा पाया। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और फिर से भाई ये व्यू ले लीजिए उस आइलैंड का, जिस आइलैंड पर मैं अभी विज़िट करके आया हूँ। वो जो एकदम दिख रहा है ना, ये वही लाइट हाउस है जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले था। बिल्कुल पास में ही है। इस पॉइंट से आपको फेरी मिल जाएगी। 476 में आपका रिटर्न फेयर हो जाता है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे बिताने को मिलता है। तो बस